हम बात कर रहे हैं इस समय प्रोफेसर नामवर सिंह जी से। बनारस की मिट्टी और रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को किस तरह से अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से आज तक कालजयी रूप में उसको आगे बढ़ाने का उपक्रम करते रहे हैं, और आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेसर नामवर जी, कितनी अद्भुत बात है। बनारस की बात आती है, बनारस में काशी की जब बात करते हैं हम, तो काशी भोलेनाथ बाबा की नगरी, गंगा, और गंगा के साथ वहाँ ज्ञान का मिलन, ये सब चीज़ उभर करके सामने आता है। आप किस रूप में पहले बनारस को देखते हैं? बनारस तो मेरी स्कूल की पढ़ाई से लेकर के विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ना, और उसके बाद अंत में वहाँ अध्यापन भी करना, ये पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा और प्रभाव होगा अगर माना जाए पूर्व जन्म को। तो यह सौभाग्य है कि मैं काशी से जुड़ा रहा, और काशी छुटी तो काशी की पूरी परंपरा चूँकि आत्मसात किया था, इसलिए उसमें जीवित तो है। दिल्ली में रहते हुए भी मैं काशी निवासी की तरह से उसी धोती कुर्ता में रहता हूँ। उसी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य भी किया। कोट पैंट वाले तमाम लोग रहते थे, अकेले धोती कुर्ता वाला मैं ही था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरह? जी, गुरुदेव की तरह से। गुरुदेव की तरह से। तो गुरुदेव तो उस पोशाक में काशी में रह सकते थे। दिल्ली में तो एक कोट पैंट का ज़माना है, उसमें भी मैं एक अजनबी की तरह से, और लेकिन मेरा स्वाभिमान कहता है उस हिसाब से इसी सीधी सादी भारतीय वेशभूषा में, काशी की वेशभूषा में मैं दिल्ली में रहता रहा हूँ। और इसको लेकर के कोई हीनता की ग्रंथि नहीं है मेरे मन में, वो स्वाभिमान अब भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद अवकाश प्राप्त करने के बाद अब तो विश्वविद्यालय भी छूट गया, तो हमारी अपनी लाइब्रेरी है। यही लाइब्रेरी मेरा पुस्तकालय है। खान पान भी यहीं करता हूँ, यहीं सोता भी हूँ। कि काशी का होने के कारण ही मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आ सका, और अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का मैं चांसलर हुआ। ये भगवान विश्वनाथ का और काशी का ही किताब है। अच्छा, जब काशी की संस्कृति को लेकर के चंद शब्दों में आप बयां करना चाहें उसके भाव को, कि उस काशी ने किसको क्या क्या नहीं बना दिया, उसी काशी ने प्रोफेसर नामवर सिंह को आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यात पर हिंदी साहित्य जगत का एक पुरोधा विद्वान बना करके स्थापित किया है। न जाने कितने कालजयी रचनाकार आज भी। किसी कवि ने कहा है न, काशी कहो न छोड़िए विश्वनाथ, चा चबेना गंग जल जय पूर्व करतार, काशी कहो न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो ये काशी की महिमा है। हमारे गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पढ़ाई तो वहीं हुई थी, लेकिन काशी छुटी और विश्व भारती शांति निकेतन में उनको जगह मिली। लेकिन पूर्व जन्म का ही कोई संस्कार होगा कि अंततः उनको फिर काशी आना पड़ा। हमारे गुरुदेव थे, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आए, और वहीं उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण भी बिताए। तो यह काशी का वरदान है बाबा विश्वनाथ का, कि हम लोग उस वरदान के पात्र बने, अधिकारी तो नहीं कहूँगा, पात्र बने। और आज आप आए हैं तो फिर उसी की चर्चा होने लगी। अच्छा, काशी में जब पहुँचते हैं तो काशी में ज्ञान की नगरी भी है। संस्कृत भाषा के अगर पूरे
विश्व परिदृश्य में अगर पहुंच बनाने की बात किया जाए तो काशी सबसे पहले आ जाता है। आप देखिए, अंग्रेज़ों को इसका एहसास था, इसलिए संस्कृत का पहले महाविद्यालय बना और वो विश्वविद्यालय बना, वो काशी में ही बना है। तो इसलिए मालवीय जी महाराज ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया और अंग्रेज़ों ने वहाँ संस्कृत का महाविद्यालय बनाया, जो बाद में विश्वविद्यालय बनाया। तो इसलिए संस्कृत से काशी का तो गहरा संबंध है। एक ही शब्द लोग कहना चाहते हैं, पंडित कहना काफ़ी नहीं है। काशी का पंडित जो आपने कह दिया तो हो गया। यानी काशी का पंडित यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। बिल्कुल। इसी काशी में उसी तुलसी घाट पर जब तुलसीदास जैसा जी 400 साल पहले हाँ। आता है, वो राजापुर से चल के वहां पहुंचता है तो रामचरितमानस जैसी रचना कर देता है। तब कोई प्रकाशन, पुस्तकालय की प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन घर घर वो व्याप्त हो गया। घर व्याप्त हो गया। ये काशी का ज्ञान था। हाँ। गोपीनाथ कविराज की बात कर लीजिए, उनके ज्ञान की ये काशी ही नगरी थी। और मैं समझता हूँ आज के और आप जैसे महान प्रकांड विद्वान की जो है, आपकी अपने हिसाब से आज अपने ही उसी कलम के धनी, कलम के स्वर, अपने आचार्य जी के शिष्यत्व के साथ आप यहाँ तक आपने पहुँचे और क्या क्या नहीं किया, आपकी अपनी पहचान हुई। और रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसा संस्कृत का प्रकांड विद्वान भी काव्य शास्त्र का आज की पहचान में जुड़ा हुआ है। तो आप पूरे परिदृश्य में। जी हाँ, इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए बहुत से लोग तो टिक नहीं पाए, कहीं अन्यत्र निकल गए। लेकिन रेवा प्रसाद जी जब भी एक अरसा हुआ काशी गए हुए, लेकिन उनके यहाँ आमतौर से, मैं तो हिंदी पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, लेकिन अक्सर छुट्टी के दिन में रेवा प्रसाद जी के यहाँ चला जाता था और देर तक बात होती थी तमाम विषयों के बारे में। तो यद्यपि मेरे वो उनको उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सत्संग उनका मिला मुझे। और कोई किताब उनकी, ये भारतीय काव्य समीक्षा में अलंकार सिद्धांत, रेवा प्रसाद द्विवेदी, जिस परंपरा में, अलंकार शास्त्र की परंपरा में रस की चर्चा प्रधान हो गई, अलंकार की चर्चा गौण हो गई। और ऐसे दौर में भी रेवा प्रसाद जी अपने को अलंकारवादी कहलाने का आरोप सहते हुए भी अलंकार को ही महत्व देते हैं, टिके रहे, डटे रहे, लेकिन अपनी जो रुचि है और समझ है उसके अनुसार आज भी अलंकार का नाम वो लेते हैं। आलोचक आप भी हैं, आलोचक वो भी हैं। हाँ। और उन्होंने भी अलंकार की बात जो आपने छेड़ी है, तो चाहे भरतनाट्य मुनि का जो शास्त्र हो, हाँ, उनके अलंकारों की बात हो, हाँ, और चाहे कालिदास जी के रचनाओं में अलंकार की बात हो, उस पर उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन करके अपनी बेबाकी से टिप्पणी भी की। देखिए, अलंकार शब्द में के कई अर्थ हैं, लेकिन जिसे इत्यलम कहते हैं हम, अलम तो वही है, उसके बाद कुछ नहीं है, रस वगैरह उसके अंतर्गत आता है। और तमाम आचार्यों के बीच में पंडिताचार्य जगन्नाथ हमारे अंतिम बड़े आचार्य भी, रस गंगाधर उन्होंने लिखा। बावजूद इसके रेवा प्रसाद जी अपनी मूल स्थापना पर डटे रहे। लोग अपने को आज अलंकारवादी कोई नहीं कहलाना चाहता है, वो दावे के साथ कहते हैं, अब भी वो अपने को अलंकारवादी कहते हैं। रस उसी के अंतर्गत आता है उनके अनुसार। तो इसलिए कई पक्ष से भी और सहृदय पक्ष से भी, दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण अलंकार ही है, बुनियाद है वो जिसको कहें। और इस पर वो डटे हुए हैं। मुझे देख करके खुशी होती है कि वो और लोग जो हैं उनके बारे में जो भी कहें, लेकिन वे अब भी
वो इत्यलम में जैसे अलम है तो इत्यलम है, अलंकार ही है। अलम पर ही हमने उनसे बड़ी चर्चा की। हाँ, अलम को ब्रह्म के रूप में उन्होंने स्थापित करने के बाद कि ब्रह्म जो कहा जाए, जी, ईश्वरी जी, जी। सत्ता की बात की जाए तो अलम ही है। अलम और ही। इसी अलंकार, इसी भाव को उन्होंने उठाया। जी, इसी भाव को उठाया। इसलिए अंतिम आचार्य तो हमारे यहाँ रसगंगाधार लिखने वाले हुए, लेकिन वो डटे हुए हैं और वो ही मानते थे अलंकार को। तो मैं समझता हूँ कि आज आप, मुझे खुशी है कि भगवान उनको उम्र दराज बनाए। पुराने काशी के पंडितों की जो परंपरा रही है, अंतिम पंडित काशी का अगर कोई है तो रेवा प्रसाद द्विवेदी है, जो जन्मना काशी के नहीं हैं। ये वो पंडित हैं जो बाहर से आकर के काशी वालों के अहंकार का दमन करते हुए वो भी डटे हुए अपनी समझ पर, पहचान पर, रस का सारे गुणगान करने वाले हुए। लेकिन रेवा प्रसाद द्विवेदी आज भी अलंकार को अलम मानते हैं, इत्यलम के रूप, डटे हुए अपने मत पर, छोड़ा नहीं उन्होंने। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनके पिताश्री थे नर्मदा प्रसाद जी, नर्मदा प्रसाद के पुत्र रेवा प्रसाद। नर्मदा नदी, हाँ। और नर्मदा नदी के किनारे नांदेड़ गांव का वो बालक हाँ, अपने गांव घर से छोड़ करके, विमुक्त होकर के जब निकल के आता है, काशी नगरी में पहुंचता है, तो यहाँ पर वो जो है संस्कृत का वो प्रकांड विद्वान बन जाता है। जी, जी। और हमने ये भी उनसे विचारों में सुना कि बचपन में उनको सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनने को मिलता था। ओहो, मामा जी का वो सुने थे, उनके दिमाग में बैठी थी, तो वो आज तक रटते हैं। उसी तरह झूले पर बैठ के वो विष्णु सहस्त्र नाम की जप करते हैं। कहते हैं कि मैं रोज पढ़ता हूँ, पंडित हूँ और काशी का पंडित हूँ। हाँ, आपने अभी पंडित की चर्चा की हाँ, थी, तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हाँ। अभी मैं उनके ग्रंथों को पढ़ रहा था। ये राममूर्ति त्रिपाठी जी ने संपादित किया है, भारतीय काव्य समीक्षा में अलंकार सिद्धांत, रेवा प्रसाद द्विवेदी। जिस लोगों ने मान लिया था कि रस ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, देन है संस्कृत काव्य शास्त्र की, इसके बावजूद रेवा प्रसाद जी अब भी अलंकार को ही सब कुछ मानते हैं। वो टिके हुए हैं उस पर। ये जो जिद है और उसका एक आधार भी देते हैं, इन किताबों में उन्होंने दिया है। स्वयं राममूर्ति जी ने इस सीरीज की संपादन किया है उन्होंने। संपादन करने के बावजूद ये तो रस को मानते हैं, लेकिन इनको भी झुकना पड़ा भारतीय काव्य समीक्षा में अलंकार सिद्धांत के बारे में। यानी कोई भी आदमी अलंकार शास्त्र की ही बात करता है, ऐसा शास्त्र कोई नहीं कहता है, क्योंकि अलंकार इतना व्यापक है कि उसके अंतर्गत रस भी आ जाता है। अपनी इस मान्यता को इन्होंने देख करके सभी लोगों ने अलंकार शास्त्र कहा है, और क्योंकि अलम वही है अपने समस्त अर्थों के साथ, तो इनकी जो ये दृढ़ता है मुझे पसंद आती है। ये और दृढ़ता में यदि कोई अहंकार देखे तो कोई हर्ज नहीं देखा करे, लेकिन बावजूद इसके दृढ़ता चरित्र की मैं इसे मानता हूँ पंडितों की, उस पर मुझे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। और जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो और गोष्ठियाँ वगैरह होती थी तो कहीं जाते नहीं थे। मैं ही छुट्टी के दिन जब होता था तो काशी में रहते हुए इनके यहाँ अक्सर जाया करता था, और जो चीज़ें कहीं नहीं मिलती मुझको, वो चीज़ें इनसे बातचीत करके जानने सीखने का मौका मिला। काशी की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो मेरे गुरु पंडित केशव प्रसाद मिश्र थे। उन्होंने
संस्कृत के पंडित थे और बहुत सुंदर काव्यानुवाद उन्होंने मेघदूत का किया है। मेघदूत का काव्यानुवाद अद्भुत किया है और चित्रों के साथ वो छपा हुआ था। और हम लोगों को एक कोर्स पढ़ाया जाता था जिसमें आप हिंदीतर भाषा कोई और ले लें, तो अपभ्रंश उन्होंने मुझे पढ़ाया। बिल्कुल सही कहा। हाँ, अपभ्रंश है वो शब्द। हाँ, तो अपभ्रंश पढ़ाया हुआ। वो कामायनी पढ़ाते थे, हमें भाषा विज्ञान पढ़ाते थे और अपभ्रंश एक लेना पड़ता, पाली लीजिए, प्राकृत लीजिए, अपभ्रंश लीजिए, तो अपभ्रंश लेते थे। जब भी मैं रेवा प्रसाद जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य केशव प्रसाद मिश्र याद आते हैं। और ये दोनों नाम मेरे मन में जुड़े हुए हैं, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र और पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी। बहुत से पंडित आचार्य की परीक्षा देने के कारण अपने नाम के पहले आचार्य लगा दिया करते हैं। मैं उनकी अतिशय विनयशीलता कहूँगा कि वो कभी भी लिख सकते थे, कोई रोक नहीं सकता है उन्हें। वो बड़ी आसानी से लिख सकते, आचार्य रेवा प्रसाद लिख सकते थे। हाँ। कभी नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, सही। वो पंडित ही थे और यही उनका बड़प्पन है। अभी भी वो चरेवेती वाले में जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी भी अपनी यात्रा सतत जारी रखे हुए हैं। लेखन कार्य उनका चल रहा है, निरंतर लिख रहे हैं और विचारों में तल्लीनता और विचारों की जो प्रवाह है, हाँ, वो अपनी गति से गतिमान है। हाँ, क्योंकि वो मूल निवासी, उनके पिताजी काशी के तो थे नहीं, वो तो बाहर से आए थे, नांदनेर, हाँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आए थे वो तो। हाँ। तो मध्य प्रदेश से आकर के भी उन्होंने काशी को चुना, बाबा विश्वनाथ की नगरी को चुना उन्होंने, और अब भी वहाँ जमे हुए हैं। मुझे खुशी होती है। और दिल्ली आकर के अगर कभी कोई फ़ोन उनका आया था मेरे पास, और वो पुराने दिन जब छुट्टी में आमतौर से मैं उनके यहाँ चला जाता था और तमाम चीज़ों पर बात होती, ज्ञान की ही बात होती थी और तो कोई नहीं। तो जो कमी महसूस होती है कि अब ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ से रेवा प्रसाद जी से मुलाकात नहीं हो पाती है, भेंट नहीं हो पाती है। अब साहित्य जगत ने और सरकार ने इस तरह के महान विभूतियों के बारे में विचार करना शुरू किया है और उनके बारे में आगे बढ़े हैं। तो आप कुल मिला के क्या कहेंगे, उनके बारे में ये काम हो रहा है, लोगों को जाने ऐसे ज्ञानियों के बारे में, सरकार का ये प्रयास है? देखिए, आज मुझे खुशी है कि इस बहाने हम याद कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया भुलक्कड़ होती जा रही है। अपनी विभूतियों के बारे में लोग खाता ले भागी की तरह से हर दिन में भी उसी क्षण को केवल याद रखते हैं, उसका पहले भी भूल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ऐसे समय ये आयोजन हो रहा है, आप कर रहे हैं, और उन्हें याद करना अपने आप में, मेरा ख्याल है कि उम्र में मुझसे 2-1 साल छोटे ही होंगे। बिल्कुल, भाई साहब आपको कहते हैं वो। हाँ, कि क्योंकि मैं तो 90 पार कर गया हूँ, 91वां चल रहा है। 87 है। हाँ, और 87 के है। 86-87। बावजूद इसके मैं अब भी उन्हीं को बड़ा मानता हूँ। मेरे लिए वही बड़े हैं। उम्र से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। अगर श्रद्धास्पद कोई आदमी बचा है इस समय हमारे हिंदी प्रदेश में, तो मेरे लिए अकेले रेवा प्रसाद जी द्विवेदी है। भगवान विश्वनाथ का बाकी चीज़ों का जब भी होता तो शंख के आरंभ में होता है। सत्यनारायण की कथा भाई जब होती है तो एक अध्याय खत्म हुआ तो शंख बजाते हैं, और अंतिम शंख जो है 2 बजाते हैं। तो इसलिए ये शंख जो है
अलंकारों में जो अलंकार की बात की आपने, अलम जो है अलम- वो अलम पूरी तरह से हाँ। उभर करके ये आ गया। ये कहने का आशय अलम। यही है। पूरी- इत्यलम कहते हैं ना। इत्यलम, हाँ। इत्यलम। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैं एक चीज और अब शेयर करूं। उन्होंने कालिदास जी की जो काव्य रचना में जहाँ पर अलम है उस पक्ष को इसी में उठाया, निकाल के उन्होंने लिखा। तो दूसरे लोग लिखते आए, उनकी ही रचना में लिखा हुआ आलम आया लिखा हुआ। हाँ। तो उन्होंने इसको करेक्ट किया, कहने लगे ये तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी कि हम गलत, हम सही हाँ। करें उनको से, जैसे प्रकांड विद्वान के बारे में। तो फिर कहते 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 बड़ी बड़ी पढ़ाई की, तो भाव प्रकाश मुझे पढ़ने को मिला। अच्छा। तो भाव प्रकाश में अलम लिखा हुआ था और अलम का अर्थ वही लिखा हुआ है उसमें बताया। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि उस महाकवि कालिदास ने अपनी रचना में अलम का ही प्रयोग किया होगा। बाद के जिन लोगों ने उसको लिखा और वो जो गलतियां हुई, अशुद्धियां हुई, उन अशुद्धियों से ये हो गया, जबकि ये अलम ही है। तो ये गलती कहाँ हुई, पुराने निकाल करके फिर उन्होंने उसको सही किया इस बात को। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी एक पॉइंट उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया। उन्होंने कहा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मंच का जो ज्ञान है उसमें ध्वनि पर काम किया उन्होंने। हाँ हाँ। ध्वनि पर बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा ध्वनि पर स्त्री के चरित्र को लेकर के बात बताया गया। एक जगह उन्होंने लिखा कि स्त्री का जो चरित्र पात्र है, स्त्री का जो पात्र है, अगर मंच पर काम करता है तो कुतिया के शब्द से उन्होंने तुलनात्मक लिखी है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, किसी स्त्री को इस रूप में लिखा जाए, कैसे हो सकता है, ये मंच पे उसको तो शोभा ही नहीं देगा। हाँ। और जो कि इस मंच से यहाँ से दूर तक कैसे आवाज ही जाएगी, ध्वनि का ही प्रभाव है। तो उसका शांत भाव में उसका अलग रूप दिया, स्त्री का दैवी रूप में उन्होंने उसको ढाल करके उस शब्द को लिखा। उन्होंने वो दिखाया है मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा है, वो बकायदा दिखाया। देखिए मैंने इसको करेक्ट किया और ये ठीक किया, जबकि वो कालजयी रचनाएं हैं। हाँ हाँ, कालजयी। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिलाकर के कि आपको कहा जाए कि वो कालजयी आज के युग में संस्कृत का एक तरह से कालजयी रचनाकार भी हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से रेवा प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये सुसंगत है और ये कहा जा सकता है। रेवा प्रसाद द्विवेदी को स्मरण करते हुए मुझे कालिदास के मेघदूत की वो पंक्ति याद आ रही है, रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। चेतः समुत्कंठते मेरा है और रेवा प्रसाद द्विवेदी जो रेवा नदी के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं। क्षेत्र संन्यास मैंने ले लिया है, हमारे भाई वगैरह सारा परिवार हमारा वहीं है, बनारस में ही है। मैं जा नहीं पाता हूँ। अंतिम लालसा मेरी यही है कि किसी प्रकार मौका मिले काशी आने का, तो उसमें पहला और तो कोई बचा नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं। उसके बाहर अगर कोई है तो रेवा प्रसाद जी हैं, उन्हीं के दर्शन करने की लालसा है। और तब समझूंगा कि इतने दिन जी जाना भी, जिसकी अंत भला सो सब भला की तरह से अंतिम मेरी आकांक्षा पूरी होगी। उस दिन मैं आराम से आंखें बंद कर सकता हूँ। फ़ोन पर उनसे बातचीत हो गई थी, हमारी आवाज़ सुनने को मिली थी और आवाज़ में वही उनके ठनक है। हाँ हाँ, वही भी गुनगुनाते भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वही ठनक है। प्रणाम करता हूँ।